हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अबे जल्दी बोल। क्या आपने ऐसा कुछ सुना है कि मेहनत करे कोई और फल काटे कोई? क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इंडियन साइंटिस्ट के साथ। चलिए देखते हैं आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, वेदों में काफी सारे ज्ञान और विज्ञान की बातें समाई है। दुनिया भर में आज वेदों पर काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं और वेदों की कुछ बातें ऐसी भी है जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। बहुत सारे साइंटिस्ट वेदों पर आधारित काफी सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का साइंस जो खोज रहा है वो पहले ही खोजा जा चुका है, बस डिफरेंस इतना है कि आज का साइंस जो खोज रहा है उसे वो अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी विदेशी साइंटिस्ट का लेबल लगा रहा है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति, वेद, ग्रंथ, धर्म ये सभी अति प्राचीन है, लेकिन इन सभी में साइंस छिपा है और इसी आधार पर हजारों साल पहले ही भारत में काफी सारे आविष्कार किए गए हैं। और आज की तारीख में जो नई नई साइंटिफिक चीजें सामने आ रही है और विदेशी साइंटिस्ट जो भी खोज कर रहे हैं वो ज्यादातर वेदों पर आधारित है। आज स्कूल और कॉलेज में हमें कई सारे साइंटिस्ट और उनके आविष्कारों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वही आविष्कार और वही खोज प्राचीन काल में हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने की थी। लेकिन विज्ञान के इतिहास से प्राचीन भारत के साइंटिस्ट और उनके आविष्कारों को मिटाया गया है। इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं और भारतीय साइंटिस्ट और उनके आविष्कारों को करीब से समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सारा पकड़ा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर भी क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। माना कि आप में से कई सारे लोग मेरी तरह हैं जिनका साइंस काफी बोरिंग सब्जेक्ट रहा है, लेकिन भाई इस सब्जेक्ट में पास होना भी तो जरूरी था ना, इसीलिए ना चाहकर भी लेक्चर तो अटेंड करना ही पड़ता था। तो दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके और इनके आविष्कार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने एक पतंग की मदद से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था और बिजली के प्रकृति के बारे में हिडन फैक्ट्स को एक्सपोज किया था। इसीलिए उन्हें इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ माइकल फैराडे को भी बिजली का आविष्कारक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस आविष्कार की खोज भारत में कई हजारों साल पहले ही हुई है, तो जी हाँ गाइस, करीब 3000 ईसा पूर्व में ही हमारे इंडिया में इस आविष्कार का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में ऊंचे उड़ने वाले गुब्बारे, पैराशूट, बिजली और बैटरी जैसे कई डिवाइस थे। भारत को जस्ट एक आध्यात्मिक रूप से ही देखा जाता है, लेकिन भारत के ऋषियों ने धर्म के साथ ही साइंस का भी विकास किया था। उस टाइम में एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस क्राफ्ट तक की खोज की जा चुकी थी। आज बहुत सारे लोग इस बात से हैरान हो जाएंगे या इस पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आज के जो साइंटिस्ट है ये इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। 3000 ईसा पूर्व में महर्षि अगस्त्य ने बिजली का आविष्कार किया था। इतिहास में वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने इलेक्ट्रिक सेल का निर्माण किया। महर्षि अगस्त्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिक बैटरी या सेल का निर्माण कैसे किया जाता है ये बताया है। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। इन्होंने न सिर्फ बिजली का आविष्कार किया बल्कि गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की टेक्निक का भी उल्लेख किया था। तो दोस्तों, है ना ये हैरान करने वाली बात। गाइस, a² + b² = c²। यार, आज तो प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला तो आज भी याद रहा मुझे, लेकिन इससे आपको कुछ याद आया? क्योंकि अगर आपने मैथ्स को थोड़ा सा भी सीरियसली लिया होगा तो जरूर कुछ ना कुछ याद आएगा। यस गाइस, ये तो पाइथागोरस का थ्योरम है। अब आप मुझसे कहेंगे कि यार पाइथागोरस का इस वीडियो के टॉपिक से क्या लेना देना है? लेना देना है गाइस, क्योंकि
जो थ्योरम पाइथागोरस के नाम से वर्ल्ड फेमस है, इसी थ्योरम को हमारे इंडिया में पाइथागोरस से पहले ही खोजा गया था और इस फॉर्मूले के बारे में भारतीयों को ही सबसे पहले जानकारी थी। दोस्तों, पाइथागोरस प्राचीन ग्रीक का एक मैथमेटिशियन था जिसका जन्म 580 ईसा पूर्व में हुआ था और वो इसके अलावा एक साइंटिस्ट भी था। लेकिन पाइथागोरस से लगभग 250 साल पहले ही भारत में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था बौधायन। उन्होंने अपनी बुक शुल्ब सूत्र के पहले अध्याय में 12 नंबर का जो श्लोक है उसमें इसी फॉर्मूले की सटीक जानकारी दी है। इस श्लोक का मतलब वही है जो पाइथागोरस के थ्योरम का है। अब यह सवाल उठता है कि इंडिया के स्कूलों के बुक्स में इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ाया जाता है? कॉमन सेंस है गाइस। आजादी के बाद जिन राइटर्स को भारत का इतिहास और अन्य सब्जेक्ट पर बुक लिखने का काम सौंपा गया वो सभी अंग्रेजों की एजुकेशन सिस्टम से पढ़े थे, इसीलिए जैसा उन्होंने पढ़ा वैसा ही उन्होंने लिखा। खैर, इस बारे में कभी और डिटेल्स में बात करेंगे। अरे रुको गाइस, ये कोई खाने की चीज नहीं है, इसकी वजह से दुनिया में कितना कुछ बदला है। खैर, दुनिया गई भाड़ में, हमें तो बस खाने से मतलब है ना, क्योंकि एक एप्पल गिरने की वजह से न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करके ढेर सारा साइंस में सिलेबस बढ़ा दिया और हमारी तो बैंड ही बजा दी। उसकी जगह अगर हम होते तो एप्पल तो वो उठाते ही साथ में पत्थर मारकर और एप्पल भी ले जाते। खैर, ये हुई सब मजाक की बातें, लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि हु इज फादर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के जनक कौन है, तो जुबान पर एक ही नाम आता है कि न्यूटन इज फादर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यूटन से कई साल पहले ही ग्रेविटी की खोज हमारे इंडिया में हुई थी? क्यों, चौंक गए ना? महर्षि कणाद ने न्यूटन से पहले ही गति के 3 नियम बताए थे। 600 ईसा पूर्व में ऋषि कणाद का जन्म हुआ। इनका रियल नेम ऋषि कश्यप था, लेकिन उन्होंने न केवल ग्रेविटी की खोज की बल्कि परमाणु यानी कि एटम के बारे में भी डिटेल्स में लिखा है। एटम को कण ऐसा भी कहा जाता है, इसीलिए ऋषि कश्यप का नाम ऋषि कणाद ऐसा प्रचलित हुआ। 1687 में न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दुनिया को दिया, लेकिन ऋषि कणाद ने न्यूटन के गति के नियमों की खोज से पहले ही ये सूत्र वैशेषिक सूत्र में लिखा है, जो शक्ति और गति के बीच का संबंध वर्णन करता है। साथ में ही परमाणु बॉम्ब यानी कि एटम बॉम्ब, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये कितना खतरनाक है। आधुनिक काल में जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, लेकिन ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के अनुसार परमाणु सिद्धांत लिखा। ऋषि कणाद को ही परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। भारत में कई सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाया, और एक ऐसा ही महान साइंटिस्ट जिन्हें आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। सन 476 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उन्होंने कई सारे आविष्कार किए। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने प्रूव किया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है, और इसी बात को लगभग 1000 साल बाद निकोलस कोपरनिकस ने भी कहा था। इसी के साथ वो मैथमेटिशियन भी थे और पूरी दुनिया को उन्होंने जीरो का तोहफा दिया, जो आगे चलकर पूरी मैथमेटिक्स की बुनियाद बना है। आर्यभट्ट अंतरिक्ष और मैथमेटिक्स के विशेषज्ञ थे। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पाई की खोज की। इसी के साथ उन्होंने ही सबसे पहले सटीक गणना करके बताया कि एक साल में 365 दिन और एक वीक में 7 दिन होते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कैलेंडर का आविष्कार किया था, जो मौसम के आने जाने के हिसाब से बना था। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट ने ही 9 ग्रहों की खोज की थी और बताया कि ये 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुप्त काल के महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने 3 ग्रंथ लिखे, दशगीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। उन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत नाम का ग्रंथ भी लिखा। मैथ्स के 5 रूल एक ही सूत्र में उपस्थित करने वाले आर्यभट्ट ऐसे फर्स्ट नक्षत्रीय साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर काटती है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने का वास्तविक रीजन बताया। उन्होंने बस 30 साल की उम्र में ही आर्यभट्टीय ग्रंथ रचा था, जिससे प्रभावित होकर राजा बुधगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाया।
इसीलिए भारत में प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा है। बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि हमारे भारत ने आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट दुनिया को दिए हैं। साइंस के साथ ही सभी क्षेत्रों में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि ये वो पावन धरती है जहाँ से मानव सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और जहाँ साइंस और मैथ्स ने भी जन्म लिया। साइंस में आज तक जितनी भी उन्नति हुई है वो सब भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों और विद्वानों द्वारा की खोज का ही परिणाम है। हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों की कही गई बातों और खोजों को समझने के लिए आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट डीप में रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि न्यूटन से पहले भारत में ही ग्रेविटी की खोज हो चुकी थी और भास्कराचार्य द्वितीय थे जिन्होंने सटीक जानकारी ग्रेविटी की दी थी। भास्कराचार्य विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर भारत ने अपना भास्कर 2 ये अंतरिक्ष यान छोड़ा था। भास्कराचार्य का जन्म 1114 में हुआ था। भास्कराचार्य ज्योतिष शास्त्र के भी जनक थे। भास्कराचार्य ने समय गणना का सटीक तरीका बताया। भास्कराचार्य ने मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय नाम के 4 पार्ट हैं। भास्कराचार्य उस समय के सबसे महान विद्वान थे। भारत के सबसे महान साइंटिस्ट में उनका उल्लेख होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो इंफॉर्मेशन है वो काफी कम है। इन साइंटिस्ट और विद्वानों ने पूरी दुनिया को ऐसे आविष्कार दिए जिसका कोई मोल नहीं है, जो अनमोल है। गाइस, इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानकारी मैं देना चाहती थी बट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानना है। हमारी संस्कृति, आविष्कार दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध है और भारत को इतना वैभवशाली इतिहास मिला है। ये हमारा सौभाग्य है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को जानना जरूरी है। पाश्चात्य देशों का अनुसरण करते करते शायद हमें भूल रहे हैं कि हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है और हमारे विद्वानों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है। खैर, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।